नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आज हम मौजूद हैं अजमेर में और अजमेर से चुनावी चौपाल का आगाज करेंगे इस धर्म युद्ध में जो 2019 में हो रहा है। आखिर कौन जीतेगा इसमें। हालांकि बात करें लगातार जो चुनावी माहौल है वो यही कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जो है माहौल बनाए हुए है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर घूम रही हैं और चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं। कार्यक्रम का आगाज मैं जरूर करूंगा चुनावी चौपाल का, उससे पहले मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं श्री भागीरथी चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी का आज नामांकन भी था। चौधरी जी काफी व्यस्त थे। इसके अलावा कांग्रेस से हमारे साथ है समीर शर्मा जी। हालांकि अब से थोड़ी देर बाद जो प्रतिनिधि हैं यहाँ से वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, जो यहाँ के उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन इन बातों सवालों के बीच में जनता का भी स्वागत करूंगा अजमेर की, कि जिस तरीके से ये चुनाव है और इस चुनाव को ये जनता सफल बनाने के लिए मतदान करने के लिए जागरूक है, यहाँ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, उनका भी धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं भागीरथी चौधरी जी आपसे सवाल लूंगा कि जिस तरीके से ये पूरा धर्मयुद्ध चल रहा है, इसको हम धर्मयुद्ध इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक निर्णायक लड़ाई है और इस निर्णायक लड़ाई में एक आम मतदाता तक आप लोग पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो गांव गांव तक गई और गरीबों तक उसका फायदा हुआ। अब आप जनता के बीच में जा रहे हैं, किस तरीके से जनता से बात कर रहे हैं और क्या रिस्पांस है जनता का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो पहले भारत माता की चिंता करती है और फिर पार्टी की चिंता करती है। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है इस भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए, और इसके लिए हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री आई हैं, आज दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं और उनका एक ही मिशन है कि इस देश को समृद्धशाली राष्ट्र बनाना है, इस देश को सशक्त राष्ट्र बनाना है। भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मेरे जैसे छोटे से अदना सा कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने अजमेर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। यह इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कांग्रेस से भी प्रतिक्रिया लेते हैं। सर, अजमेर की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का गढ़ रहा है ये, इस बार किस तरीके के सेधमारी आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि आपके जो कैंडिडेट हैं कहा जा रहा है कि बाहरी हैं और बड़ा विरोध भी हो रहा है उनका। ये एक हवन की स्थिति है और उस हवन में, उस वेदी में हर व्यक्ति जो भारतीय गणतंत्र का नागरिक है उसकी अपनी तरफ से एक आहुति होगी। क्योंकि आप इस चुनाव के परिणाम के हिसाब से किसी व्यक्ति को, अगर परिणाम किसी पार्टी के विरोध में आता है, विपक्ष में आता है, क्या आप इस बात को चैलेंज कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 543 सीटों को सारी की सारी जीतेगी? क्या कर सकते हैं आप, या भागीरथ जी कर सकते हैं? लेकिन शर्मा जी, धर्म से कोई जाति नहीं बढ़ती नजर आ रही। धर्म युद्ध नाम देने के पीछे दो हम लोगों के दृष्टिकोण थे। एक, पूरे चुनाव में, हम पूरे चुनाव की बात कर रहे हैं, देश का जो माहौल है इस समय, कहीं पाकिस्तान के नारे लगते हैं, कहीं हरे झंडे लेकर के लोग अपने छतों पे लगा रहे हैं। देश के माहौल को आप देख रहे हैं, उस देश के माहौल को देखने के लिए नाम रखा गया धर्म युद्ध। पाकिस्तान के नारे लगा रहा था, जो व्यक्ति पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं उन सभी लोगों के लिए हर दल के लोगों ने अपने स्तर पर विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि जिसे हिंदुस्तान में नहीं रहना वो पाकिस्तान जा सकता है। ये बताइए, अजमेर में किस तरीके से आप लोग लड़ रहे हैं? अजमेर में किस तरीके से लड़ रहे हैं? क्योंकि एक गढ़ रहा है बीजेपी का। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले लगातार एक बहुत लंबे अंतराल तक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लोकसभा में भी जीत हासिल किया, विधानसभा में लगातार 3 चुनाव से जीतते आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि लोगों की मानसिकता पहले भी ऐसी थी या आने वाले समय में ऐसी मानसिकता रहेगी। चुनावों के बाद में स्थिति अपने आप में और स्पष्ट हो जाएगी। अब जनता के पास मैं जाऊंगा और जनता से बात, जनता के पास जाऊंगा, जनता से पूछ लूंगा। चलिए, आपसे जानना चाहूंगा, ये कहा जा रहा है कि वो बाहरी नहीं है, अजमेर के ही हैं, तो फिर ये इस तरीके की नारेबाजी क्यों चल रही है यहाँ पे? जो आदमी साल के अंदर 10 बार विदेश यात्रा करता है, जो विदेश में 10 महीने विदेश में रहता है, वो यहाँ की जनता के लिए क्या भला करेगा? बिल्कुल, तो इस तरीके की बातें जरूर आ रही हैं और आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि अगर बात करें, मेरी बात पूरी नहीं हुई सर। नहीं, आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। ये देखिए, ये बड़ी लड़ाई हो जाती है क्योंकि जब भी टिकटों का वितरण होता है, कुछ लोग पैरासूट से लैंड होते हैं, टिकट लेके चले जाते हैं। यही बात चल रही थी और शर्मा जी इसी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप बता दीजिए, क्योंकि वो भी यहाँ के लोकल हैं, ये कहा जा रहा है और एक जनाधार बना करके फाइट कर रहे हैं। वो कोई यहाँ का स्थानीय नेता नहीं है, पहले बात तो, न वो उद्योगपति है। मेरा तो कांग्रेसी भैया से इतना सा निवेदन ये पूछना चाहता हूँ कि वो उनकी क्या उपलब्धियाँ गिनाएंगे जनता के बीच, कौन सी उपलब्धियाँ लेकर जाएंगे? ये सवाल भी बहुत आ रहा है। भागीरथी जी, मैं आपके पास आऊँगा। कहा यह जा रहा है अजमेर के बारे में, क्योंकि आप लोग लंबे समय तक यहाँ शासन जरूर किए हैं, एक मास्टर प्लान आप लोगों ने अजमेर को स्मार्ट सिटी
के रूप में तब्दील करने के लिए किया है, वो अभी तक हो नहीं पा रहा है। यहाँ कहाँ अड़चने आ रही हैं, रोजगार यहाँ पे नहीं लग पा रहे हैं, ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं? देखिए, ये जो समस्या आप जो बता रहे हो, मैं तो ये कहूँगा दुर्भाग्य है कि केंद्र और राज्य सरकार में जो बहुत वर्षों तक जिन्होंने राज किया है, उन्होंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। आप ऐसे क्यों मान रहे हो कि आज ये स्थिति है कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्मार्ट सिटी का सपना सजोया है। आज अजमेर को स्मार्ट सिटी की एक काम तो प्रारंभ हुआ है। लेकिन बहुत ज़्यादा समय हो गया, यहाँ के लोग कह रहे हैं, जब मैं आया था कह रहे हैं बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। ये सवाल आप पूछिएगा कितना समय क्यों लग रहा है? देखिए, नरेंद्र भाई मोदी जी हकीकत में इस देश को लाना चाह रहे हैं। तो आपको पता है, हकीकत में लाने के लिए कई अड़चने आती है, कई समस्या आती है। आज स्वच्छता की बात हो, आज स्मार्ट सिटी की बात हो, आज हर चीज़ की जो मोदी जी जो चाह रहे हैं, मोदी हम राष्ट्रवाद के ऊपर, जब चाहे इंदिरा जी के समय में जब युद्ध हुआ, हमारे आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने उनको दुर्गा का रूप दिया था। हम कभी ओछी राजनीति नहीं करते, परंतु दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जब पुलवामा का हमला हुआ, 44 जवान, किसी का बेटा था, किसी का बाप था, किसी का भाई था, और वो पुलवामा हमले में 44 जवान शहीद हुए थे। दुर्भाग्य है, पाकिस्तान कुछ बोले समझ में आता है, पाकिस्तान तो बोलने की स्थिति में नहीं है। उनको पता है क्योंकि आतंकवाद का अड्डा वो चला रहे हैं, पर दुर्भाग्य से विपक्ष कहते हैं कि बताओ गिनती। बिल्कुल, विपक्ष कह रहा है बताओ गिनती। शर्मा जी, बहुत मुद्दे की बात भागीरथी जी बोल रहे थे। सेना की जो शहादत हो जाती है सीमाओं पे, उसके बाद विपक्ष सबूत मांगता है। सेना की जो शहादत हो जाती है, उसी से जुड़े हुए सवालात की बात करूं, पुलवामा में जो अटैक हुआ, कॉन्वॉय जा रहा था, उस वक्त सैनिटाइजेशन क्यों नहीं हुआ सर? बीएसएफ का जब कॉन्वॉय जाता है, सैनिटाइजेशन होता है। आप सीआरपीएफ को पैरामिलिट्री फोर्सेस में मानते हैं, उसके बावजूद सैनिटाइजेशन क्यों नहीं हुआ? क्या कारण था कि आपने वो स्टेप नहीं लिया? जो आरडीएक्स काम में लिया गया, वो उस जगह पर कैसे पहुंचा, और टनल के काम में आने वाला था वो आरडीएक्स। शर्मा जी, क्या मेरे 3 बात पूरी होने दें प्लीज। टनल के लिए काम में आने वाला था। जिस बच्चे ने ब्लास्ट किया, करवाया, वो कहाँ का नागरिक था? वो हिंदुस्तान का नागरिक था सर, एक छोटा बच्चा। तो हम इन सारे जो सवाल हैं, उन सारे सवालों को एक तरफ रख करके किस स्तर पर राहुल जी ने ये कहा कि हम साहब इस बात का विरोध करते हैं कि पुलवामा पर जो अटैक हुआ, उसके अटैक के प्रति उत्तर में जो हमारे सैनिकों ने कार्रवाई की, वो बधाई के पात्र नहीं है। ये दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस किनारा कस लेती है। किस नहीं, दिग्विजय सिंह जी की क्या बात है? साधारण तौर पर अगर कोई व्यक्ति घर में बैठ करके अपनी राय जताएगा, तो उस व्यक्ति से हर कोई किनारा करेगा। आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई है, पाकिस्तान के साथ जो रवैया था, हम चाहे अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन की बात करें, उसके वतन वापसी की बात करें, सरकार ने उस पर जो एक्शन लिया, ये जो सरकार ने किया, इस मजबूती भरा कदम मानते हैं पाकिस्तान से बात करने का जो तरीका था? सर, ये सारे के सारे काम पहले भी हो चुके हैं, लेकिन टाइप ऑफ मार्केटिंग की बात है। भागीरथी जी ये बता रहा है कि काम पहले भी हो चुके हैं, आपकी सरकार ने पाकिस्तान के साथ कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया अभिनंदन की वापसी करके। देखिए, इनका नजरिया ही ऐसा है, इनसे ज़्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं। दुर्भाग्य है, इनके पाकिस्तान के नारे लगते हैं तो इनको बहुत आनंद आता है, और हिंदुस्तान का नारा लगता है तो इनको तकलीफ होती है। अभी राजस्थान में पिछले दिनों नारेबाजी हुई थी, मुझे याद है, हम लोग खबरों में थे। ये इस देश को कहीं ये नहीं चाहते हैं कि हमारे सेना का सम्मान बढ़े, हमारे सैनिकों को सम्मान मिलना चाहिए, हमारा देश सुरक्षित होना चाहिए। ये तो देखते हैं कि बस इस तरह का ये कश्मीर मसला ये उलझा रहे, ताकि हमारी दुकानदारी चलती रहे। एक सवाल और आ रहा है कि जो मैनिफेस्टो आपकी पार्टी की तरफ से जारी हुआ है, उस मैनिफेस्टो में देशद्रोह की जो धारा है, उसको कहा जा रहा है कि हम अगर हमारी सरकार आती है हम हटा लेंगे। जेएनयू का एक लड़का बेगूसराय से चुनाव लड़ने जा रहा है, जो देश के खिलाफ नारेबाजी करता है, तो क्या इन लोगों को खुली स्वतंत्रता नहीं देने जा रहे हैं आप लोग? कन्हैया क्या कहता है, कन्हैया क्या करता है? कन्हैया मेरी पार्टी का आदमी नहीं है, कन्हैया इंडियन वो नेशनल। मैंने उदाहरण दिया क्योंकि उसी जेएनयू कैंपस में नारेबाजी होती है सर, उसी देशद्रोह की धारा को आप हटाने की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने उदाहरण दिया। शर्मा जी, बात बताएं, इस देश में कहीं पर भी पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगते हैं या भारत विरोधी बात होती है, तो उसका सारा का सारा लिंक कांग्रेस से क्यों जोड़ दिया जाता है? आप लोग तो कह रहे हैं ना देशद्रोह की धारा को हटा लेंगे। शर्मा जी, ये बढ़ावा देने वाली बात है। अब दूसरी बात करें सर, राष्ट्रद्रोह की धारा की जो बात कर रहे हैं,
मैं कश्मीर की बात कहता हूँ, आप आई स्पेशा की जो बात कर रहे हैं, मैं कश्मीर पे जा ही नहीं रहा हूँ सर, मैं जेएनयू पे हूँ सर, जहाँ देश विरोधी नारेबाजी होती है मैं वहाँ हूँ सर। राष्ट्र विरोधी धारा की बात की सर, जो कानून की स्थितियां हैं उन कानून की स्थितियों पर समीक्षा की बात की गई है, और उस समीक्षा का आप पहले भी जाकर के देखें। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने वो जो कानून कश्मीर में लगा हुआ है उसको हटाया है। उससे पहले 5 जगहों पर स्टेट्स में वो कानून समीक्षा करके हटाया गया। हमने ये तो नहीं कहा कि हम हटा देंगे। क्या समीक्षा आज आप मैनिफेस्टो में आपके है, मैं जानना चाहूंगा कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है ये कह रहा है कि अभी हमने कहा नहीं, लेकिन उसमें इन बातों का विरोध हो रहा है। देखिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुझे लगता है कांग्रेस के प्रतिनिधि पढ़ करके नहीं आए हैं। उसमें स्पष्ट देशद्रोह की धारा हटाई जाएगी, आर्मी को कश्मीर से मूव किया जाएगा, AFSPA जिसमें अधिकार आर्मी को दिए हैं उसको खत्म किया जाएगा, धारा 370 रखी जाएगी, 135A नहीं हटाई जाएगी। ये आर्मी का मनोबल तोड़ने का काम कांग्रेस पूरा मैनिफेस्टो पढ़ के आया लग रहा है। पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मुझे इनके बारे में ज्यादा जानकारी रखनी है अपने साथ में। मैं शर्मा जी मैं आपसे अब पूछूंगा, ये आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन पूरा मैनिफेस्टो तो ये बता रहे हैं। सर, मैं वही कश्मीर वाली बात जब आपसे कह रहा था आपने मुझे रोक दिया कि मैंने रोका नहीं, मैं आपके मैनिफेस्टो वाली बात पे था, मैं आपके मैनिफेस्टो वाली बात, मैं मैनिफेस्टो में जिस मैनिफेस्टो वाली बात का जवाब दे। मेरी बात सुने सर, आप सम्मान्य नीरज जी ने जो बात कही है कि मैं पढ़ के आया नहीं पढ़ के आया, मैं जो बात कह रहा था आपने मुझे रोक दिया। ये हमेशा कांग्रेस ने अपीजमेंट की राजनीति करी है, खुश करने की राजनीति करी है, और जिस प्रकार से हार्दिक पटेल और कन्हैया जैसे लोग जो चुनाव करने में अयोग्य साबित हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, टिकट मिल रहा है, वो हार्दिक पटेल जैसे लोगों को खुश करने के लिए, उनकी जाति का, उनके लोगों का वोट लेने के लिए इस प्रकार से देश के अंदर ये गद्दारी का काम कर रहे हैं। ये जो ये देशद्रोह का कानून जो हटाना चाह रहे हैं ना, जिस धाराओं के तहत हार्दिक पटेल जैसे लोग जो हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को जिनको देश का कानून रोकता है, उस कानून को बदलना इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनको खुश कर उनका वोट लेना चाहते हैं, जो कि इनकी सदियों से देश आज़ाद हुआ तब से कांग्रेस की राज ये रहा है, खुश करने की राजनीति, डिवाइड एंड रूल की राजनीति है। क्या धर्म युद्ध नहीं है तो क्या है? एक तरफ हम राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि देश पहले है, पार्टी बाद में है, मैं सबसे कम बाद में हूं, और इनके नेता कहते हैं मैं प्रधानमंत्री पहले हूं, मैं पहले प्रधानमंत्री हूं, कांग्रेस का राज आया नहीं उससे पहले बोलते हैं मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। अजमेर के अंदर हम मौजूद हैं और अजमेर के अंदर लगातार जो है वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है और जो लोग हैं वो घेरते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल और रह गया था, क्योंकि हम जब आप बात कर रहे थे सुरक्षा के मुद्दे पे, ये भागीरथी जी कुछ करना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे सर आप। मिश्रा जी, मेरा तो सबसे यही कहना है कि जो राहुल जी प्रधानमंत्री बनने के सपने सजो रहे हैं, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उनको भाषा कैसे बोलनी चाहिए इतना ही उनको ज्ञान नहीं है। बहुत दुख के साथ आज हम कहते हैं सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, आज मैं कहूँ इस देश के नहीं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जो नेता है, जो इस देश से प्यार करते हैं, जो इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो गरीबी से उठकर, गरीबी हटाने का प्लान कांग्रेस भी लाई है, 72,000 रुपए देने की बात चल रही है कुछ गरीबों के लिए। उन्होंने हमेशा कांग्रेस गरीबी नहीं हटाई है, गरीबों को हटाया है। कांग्रेस का ये कतई नहीं है। जो नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए चोर शब्द से संबोधित करते हैं, इतना दुख होता है कि ये शख्स क्या है, ये क्या सोच रहा है, इतनी बुद्धि नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ भगवान इनको सद्बुद्धि दे, भाषा ऐसी बोले ताकि ऐसा हमारे देश का मान सम्मान गिरता है इससे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को आज सारे देश के प्रधानमंत्री है। मैं तो ये कहूँ कि ये कभी भी नहीं चाहते हैं कि ये देश आगे बढ़े। मैं तो हमेशा कहता हूँ अंग्रेजों की नीति और कांग्रेस की नीति एक है, फूट डालो राज करो, एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाओ, एक जाति से दूसरी जाति को लड़ाओ, भाई से भाई को लड़ाओ, और अनपढ़ को अनपढ़ रखो,
गरीब को गरीब रखो, ये इनका ध्येय है। और इसी वजह से आज इस देश में बेकारी, भूखमरी और बेरोजगारी है। इनका 100 दिन का जो अभी तक है, 100 दिन का कार्यकाल राजस्थान सरकार में निकल चुका है, आज तक एक भी अगर ये बता दे कोई रोजगार अगर इन्होंने दिया हो। कर्ज माफ कर दिए किसानों के। अरे कौन से कर्ज माफ कर दिए इनके? अगर देखा जाए 2-2 रुपए खातों में से मैसेज आ रहे कि 2 रुपए का कर्ज इन्होंने माफ किया। और साथ ही साथ छोड़िए आप, तो अजमेर लोकसभा की अगर इनकी बात करें तो इनके पास पूरे जिले में कोई योग्य व्यक्ति नहीं है। बहुत ही शर्मनाक बात है। कांग्रेस की सरकार आए हुए 4 महीने हो गए, इनके मंत्री ऐसे शर्मनाक बयान देते हैं कि स्वाइन फ्लू से तो मौतें होती रहती है, मैं 4 दिन बाहर हूं, बाद में देखूंगा। इसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा इनके शिक्षा मंत्री कहते हैं कि महाराणा प्रताप महान थे या अकबर महान थे, ये मैं सोचकर बताऊंगा। ऐसी शर्मनाक और अफसोसजनक और बेहद ही संवेदनहीन सरकार जो हमारी यहाँ जो बहला फुसला कर जनता को यहाँ आ चुकी है, इसका तोड़ हम देंगे और मोदी जी को लाएंगे। जो पिछले 60 साल से जो आपने कहा था धर्म युद्ध है, ये वाकई में धर्म युद्ध है। जो 60 साल से अधर्म था उसका नाश करेंगे मोदी जी आकर, और एक अवतारी पुरुष है वाकई में। तो ये आप अजमेर की जनता के साथ सुन रहे थे कि किस तरीके के यहाँ मुद्दे थे और तमाम मुद्दों पर लोगों ने अपनी बात को रखा। और ये जो तमाम बातें थी, स्वास्थ्य की बात थी, शिक्षा की बात थी, कई इस प्रकार की जो बातें थी वो निकल करके आई। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें या कांग्रेस की बात करें, अजमेर की अगर मैं बात करूँ तो भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ जरूर है, लेकिन हमेशा विकास की बात जो है शर्मा जी कर रहे थे। और जो राज्य की बात करें, राज्यों की स्थिति जो है, सरकार जब से बनी है तब से लगातार स्वाइन फ्लू से जो मौतें हो रही हैं वो मामले भी लगातार निकल के आ रहे हैं। फिलहाल चुनावी चौपाल में इतना ही, मिलेंगे किसी और चौपाल में। जय हिंद।